जय हिंद स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस जो एनडी और एनए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे, और वो खास पीछे वाले एग्ज़ाम्स में जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसे चुने गए क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में हम लोग फिर से 2018 के कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, और हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या क्लास में पढ़े हुए होते हैं कि नहीं, और आप लोगों के वो ब्रेन के स्टेटस से स्टैंडर्ड से वो कितने अलग क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको और अधिक पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको ऐसा नहीं लगा क्वेश्चन देख करके कि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे और हम जनरल जो भी कॉन्सेप्ट्स जो 8, 7, 8, 9, 10 के बुक्स को अगर फॉलो करते हैं तो उससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो हमें 8-10 क्वेश्चंस जो इस सेट में मिले हैं बायोलॉजी के, उससे आपको उतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ हमको नहीं लगा है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों ने जो भी स्कूल के स्टैंडर्ड में जिस तरह की भी पढ़ाई की है, या आपने सेल्फ स्टडी के ज़रिए, लूसेंट बुक के ज़रिए जो भी स्टडी आप कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बहुत माइंड का लेबर करने का हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं ऐसे 2 कुछ इस सेट से जो 2018 के बच्चे जो एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनको ये क्वेश्चंस देख करके कैसा लगा होगा। और उन 8-10 क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चंस की कीमत है 4 मार्क्स का, यानी अगर 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, करेक्ट सॉल्व करते हैं, तो 40 नंबर आपका जो है वो रिजर्व हो जाता है। तो 40 नंबर के कुछ मायने होते हैं एनडीए एग्ज़ाम में। ये है पुस्तिका, परीक्षण पुस्तिका, जिसमें आप देख सकते हो, ये हम हाइलाइटर ली करके, ये हाइलाइटर है, ये आपका हाइलाइटर यहाँ से है। तो ये जो हाइलाइटर है इसमें आप देख सकते हो कि ये सामान्य योग्यता परीक्षा का है, और इसमें टोटल 600 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 600 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये 2 घंटे 30 मिनट का होता है। ये देख लीजिए आप लोग, 2 घंटे 30 मिनट का होता है, जिसमें 600 मार्क्स के 600 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि एकदम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मात्र 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 150 क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चन है। और उसका स्टैंडर्ड आपको लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं 8, 9, 10 में स्टैंडर्ड पढ़ाई, जो भी आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स आप अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और 4 नंबर का हर एक का वैल्यू होगा, तो 150 गुने 4, 600 नंबर का। तो ये जो भी अनुदेश है क्वेश्चंस के पहले जो दिए जाते हैं वो हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस किस लेवल का है और किस स्टैंडर्ड का है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ये देखिए अनुदेश है, फिर से एक बार। ये अनुदेश में आपको जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 का, जिसमें ये साफ शब्दों में लिखा गया है 150 प्रश्न 2 भागों में दिए जाएंगे। भाग ए होगा और भाग बी होगा। तो हम लोग जिस स्टडी को आज हम पूरा करने जा रहे हैं वो भाग बी का होगा। ठीक है। भाग बी में तो वही हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो क्वेश्चंस रहेंगे। ए फर्स्ट पेज इंग्लिश का हिंदी का होगा, और उसका फिर अंग्रेजी अनुवाद दिया जाएगा। ठीक है। और 4 प्रश्न में 4 प्रत्युत्तर दिए जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन होंगे। तो ये कॉमन है, ऐसे सब कोई हम लोग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो मेन पॉइंट ये रहा, ओएमआर शीट में आपको जो है यूज़ करना है। ओएमआर शीट में करेक्टली ए सर्कल, बी सर्कल, सी या डी को करेक्ट सर्कल करना है। इसमें आप ओवर राइटिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए पार्ट 1, पार्ट ए जिसको कहा गया है, पार्ट ए जो होगा ये स्पॉटिंग एरर्स का होगा, यानी कि ये इंग्लिश से रिलेटेड है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। तो हम आएंगे अपने सब्जेक्ट पे। तो हमारा जो अपना सब्जेक्ट होगा वो है पार्ट बी, यानी इंग्लिश अगर आप सॉल्व कर चुके होंगे एग्ज़ाम में तो आपको पार्ट बी मिलेगा। और पार्ट बी जो है वो हमारा जनरल साइंस और एसएसटी यानी सोशल साइंस के क्वेश्चंस उसमें मिले हुए रहेंगे।
तो चलिए हमने आपके लिए मेहनत करके अलग-अलग बायो के क्वेश्चंस को पीडीएफ से निकाला है और आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। देखिए वो किस तरह से आप उसको देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बायोलॉजी का कितने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं आपके इस कोर्स में, एनडीए के कोर्स में, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, ब्लड, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम, हेल्थ एंड डिजीजेज, एनिमल इन किंगडम। देखिए हेल्थ एंड डिजीज सबसे ज़्यादा प्रत्येक साल में, जैसे 2019 से 2019 के 1 में पार्ट 2 में, 2018 का पार्ट 2, 2017 का पार्ट 2 है ना, 2017 का पार्ट 1, ये सब में सबसे ज़्यादा हेल्थ एंड डिजीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खास करके आपको इस टॉपिक पे विशेष जहाँ से भी जो भी मटेरियल मिले उस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा स्टडी करके रखना ही उचित होगा। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चंस के ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर लाइफ यूनिट साइकिल का है उस पे भी क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं। ये कोई गारंटी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि किस साल कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये देखिए 96 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर 144 एक 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। 48 मार्क्स का, सॉरी 48 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, और यहाँ पर 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 32 मार्क्स हो गया और ये 48 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 40 रेंज आप मान के चलिए, एवरेज जो है वो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के कंट्रीब्यूशन से रहेंगे। 40 मार्क्स अगर बायोलॉजी देता है तो फिजिक्स में भी वही 40 मार्क्स, और आपका जो है केमिस्ट्री में भी वही 40-50 के रेंज में क्वेश्चंस रहेंगे, और बाकी बचे हुए जो है वो आपके एसएसटी ग्रुप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सभी पोर्शंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सावधानी से इसको जो है पढ़ना। देख लीजिए फिर से एक बार, 1 से 13 तक के चैप्टर्स हैं आपके पास, और 1 से 13 चैप्टर्स को आपको पूरा करना है, अच्छे से पढ़ना है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस किस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आया है वो आप इसे एक नज़र दौड़ा सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख भी सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में 2018 के पेज नंबर जो भी हो उसमें क्वेश्चन नंबर 57 जो है, मुझे ये क्वेश्चन मिला, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स कंटेन्स डीएनए। तो कौन से ग्रुप के सेलुलर ऑर्गेनिल्स, यहाँ 4 ग्रुप बनाया गया है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रुप में रखा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, इस तरह से ये चारों ऑप्शंस हैं। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें न्यूक्लियस में, जिसमें आपके डीएनए मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 8 की माइटोकॉन्ड्रिया में 8 में सेल्स चैप्टर में बताया गया है। करेक्ट, एकदम करेक्ट आपने सोचा, सेल्स चैप्टर में हम लोगों ने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, इसका अपना पर्सनल डीएनए है। न्यूक्लियस तो बिना डीएनए का चलेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसको भी हम क्लास 8 के बुक में देखेंगे तो इसमें भी हम पाएंगे क्लास 8 में भी कहा गया ये डीएनए, यानी कि ये पूरा सीरीज सही है। यानी कि आंसर नंबर ए इसका करेक्ट है। गोल्जी बॉडी में डीएनए नहीं होता है, न्यूक्लियस इन दोनों में होता है, लेकिन गोल्जी बॉडी में नहीं होता है, तो इसमें ये कट गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीएनए नहीं होता है, ये भी कट गया। क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में होता है, बट राइबोसोम्स में नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ए नंबर ऑप्शन इसका जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 58 नंबर क्वेश्चंस पकड़ा गया है। 58 नंबर क्वेश्चंस जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको दिखा वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, सी एडिशनल फंक्शंस, मेन फंक्शंस तो रहेगा, मेन फंक्शन तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये क्लास 9 से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चंस जो है क्लास 9 के बुक से लिया गया है। आपको पता होगा कि हम लोग को वहाँ पर 9 क्लास में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमें पढ़ने होते हैं। तो वहाँ पर हमको पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस, ये आर ई आर का रोल है ना। आर ई आर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये है एस ई आर, और ये है आर ई आर, तो ये नहीं हो सकता है। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन है, बट ये इसका मेन फंक्शन है। और स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये इसका फंक्शन। डिटॉक्सिफिकेशन, ये इसका फंक्शन नहीं है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये इसका एडिशनल फंक्शन है। यानी कि इन दोनों में से हमारे पास जो है ये दोनों ऑप्शन नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस और स्टोरेज तो नहीं है, लिपिड सिंथेसिस है, और ये दोनों ऑप्शन ये सही है। लेकिन यहाँ पूछ दिया गया है एडिशनल फंक्शन क्या है, तो एडिशनल फंक्शन हम इसको रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन इन द लीवर सेल्स, है ना, लीवर सेल्स में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारे बॉडी। बिसाइड्स द यूजुअल फंक्शन, इनका यूजुअल फंक्शन क्या है, सिंथेसाइजिंग लिपिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये है लिपिड्स जो हमने देखा वहाँ पर ACR का, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड कन्वर्ट देम इन लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये इनका इंपॉर्टेंट एडिशनल फंक्शन। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग 2018 के क्वेश्चन नंबर 59, फिर हमारे एरिया के क्वेश्चन हैं। डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ ए ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द, अगेन ये क्वेश्चन चैप्टर 9 का है, और आपको वहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम्स ये पढ़ाए गए हैं, जरूर उससे आप थोड़ा सा गेस करो तो आपको वो आंसर समझ में आ जाएगा। डैमेज टू एपिकल मेरिस्टेम, तो वहाँ पर हम लोग जो पढ़ाते हैं आपका पैरेन्काइमा सेल्स, है ना, पहले आप लोगों को हम लोग पढ़ाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और फिर जा कर के सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर उसके बाद आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बाद हम लोग उसमें देखें जाइलम का, फ्लोएम का सेल्स है, सब कुछ का डिटेल वहाँ दिया हुआ है। तो उसके आधार पे अगर हम आपको बुक देखने बोलेंगे तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप एपिकल मेरिस्टेम्स को डैमेज करते हैं तो कौन सा ऑफ ए ग्रोइंग यंग प्लांट अफेक्ट द लेंथ ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, तो कलर तो इसका कोई रोल ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। कलर ऑफ द लिप्स, ये भी इसका रोल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। टेस्ट ऑफ द फ्रूट्स, ये भी नहीं है। तो कितना इजी है, देखिए सोच कितना इजी, तो जो नहीं है उसको पहले आउट कीजिए, है ना, और जो बच जाता है फिर उसमें गेस कीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो मेरे ख्याल से ये आंसर बिल्कुल सही है। तो लेंथ ऑफ द प्लांट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पर ये आप एक बार फिर से रिवीजन कर लिए जाए, तो टाइप है और लोकेशन है और फंक्शन है। तो टाइप में देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम्स आते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आते हैं और लैटरल मेरिस्टेम्स। ये कभी भी अगर आ गया है तो किसी टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल एपिकल मेरिस्टेम इस साल आया, किसी साल इंटरकैलरी मेरिस्टेम से भी पूछ सकते हैं, किसी साल लैटरल मेरिस्टेम से भी पूछ सकते हैं, तो तैयार रहना है। एपिकल मेरिस्टेम से फंक्शन क्या है ये पूछा गया है, देखिए यही आंसर था वहाँ पर, इंक्रीज लेंथ, है ना, टिप जो है वो उसका बढ़ता है। इंटर कैलोरी का फंक्शन क्या है, इंक्रीज इन लेंथ बिटवीन नोड्स, देखिए इंक्रीज इन लेंथ बिटवीन नोड्स, ये नोड्स नहीं है यहाँ पर, देखिए नोड्स नहीं है, नोड्स है ना, नोड्स इन दोनों के बीच का जो यहाँ और यहाँ के बीच का जो नोड्स होता है, इनके इनके इनका रोल जो है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का होता है। और लेटरल मेरिस्टेम्स का ग्रोथ इंक्रीजेस इन डायमीटर, देखिए यहाँ का डायमीटर बिल्कुल कम है और यहाँ का डायमीटर बिल्कुल ज़्यादा है, देख रहे हैं यहाँ का डायमीटर जो है, यहाँ का डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ का कम है। तो ये ग्रोथ यहाँ कैसे बढ़ गया, यहाँ क्यों नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब है लेटरल मेरिस्टेम्स इस जगह पे मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 फिर हमारे एरिया के क्वेश्चंस में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज, देखिए ये पीडीएफ उठाया गया है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस बहुत क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये प्रिंटेड नहीं रहता है, ये पीडीएफ फॉर्म्स में से हमको निकालना पड़ा है और इसलिए ये थोड़ा सा इसका रिजोल्यूशन क्लियर नहीं है, फिर भी आपको समझना है, बस इस पर कोई तीर नहीं मारना है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए ये कौन से किंगडम्स में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, चाहे वो एक हो सकता है हैज या हैव, दो हो सकता है। तो देखिए मोनेरा, ओनली मोनेरा में यूनिसेलुलर है, तो ये हर कोई जानता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं हम लोग। अगेन क्लास 9, देखिए हम आपको बताते चले जाएंगे कि क्लास 9 में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटेकर का क्लासिफिकेशन में मोनेरा वर्ड आया है, प्रोटिस्टा भी आया है, ठीक है, और मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगई है, एनिमलिया है, प्लांटी है, तो ये सारे टर्म वहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़ के भूल जाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। तो मोनेरा, ओनली मोनेरा, ये केवल मोनेरा होगा, तो फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा केवल प्रोटिस्टा होगा, ये डाउटफुल हो गया। तो ये डाउट में आ गया, ये डाउट में आ गया क्योंकि प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर होता है और मोनेरा में भी यूनिसेलुलर होता है। अगर आप भूल रहे हैं तब बात अलग है कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, क्योंकि कम से कम एक एग्जाम्पल्स आपको याद रखो तो वो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल याद आ गया आपको लगता है, प्रोटिस्टा में आप अमीबा पढ़े होंगे, ओके, अब मोनेरा में आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा, तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और प्रोटिस्टा जो होता है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब सी ऑप्शन लगता है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, मोनेरा भी है और प्रोटिस्टा भी है बोथ। और प्रोटिस्टा एंड फंगी, फंगी तो यूनिसेलुलर नहीं है, फंगी मल्टी सेलुलर है, तो इस हिसाब से ये तीनों डाउटफुल में सी सही दिखा। तो इसका जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये देखिए आपको रिवीजन के लिए, कल किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाए तो तैयार रहिए जवाब देने के लिए। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, देखिए एक नंबर से क्वेश्चन उठाया गया है, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, देखिए किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक होते हैं। दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ओके, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ओके, इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब डिफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। ये और ये जो होते हैं दे हैव सेल वॉल बट लैक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए साफ सुथरा एकदम है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें मिलेगा ही नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है वेल डेवलप्ड सेल वॉल होंगे और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होंगे। तो इसमें आपका ये सारा टर्म्स है, आप इसका डिफरेंसेस को अच्छी तरह से देख लें, कभी भी ये पूछे जा सकते हैं। बैक्टीरिया है और अमीबा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गया कि मोनेरा और प्रोटिस्टा का बेसिक डिफरेंस क्या है विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन बहुत ही फेड है, प्रिंट क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है, वो आपको भी दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज, ओके, इसमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा है? पहला है जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज एंड अर्थराइटिस। तो सबसे पहले इसमें हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं किसको, अर्थराइटिस को वाटर बॉर्न डिजीज हो गई, ये बोन जॉइंट से जो रिलेटेड है। रेबीज जो है डॉग से रिलेटेड है, जानवरों से रिलेटेड है, डॉग नहीं बल्कि ये सभी जानवर जो भी आपको काटेंगे, बैट भी आपको काटते हैं वो भी आपको रैबिस दे सकते हैं, बंदर काटेंगे वो भी आपको रैबिस दे सकते हैं। इससे डॉग्स तो कंपलसरी हैं, बिल्ली है। तो रेबीज वायरस जो है ये एनिमल से निकलता हुआ है, ये इस टाइप के एनिमल से। तो इस तरह से रेबीज का रोल यहाँ से हटा, आर्थराइटिस भी इस आंसर से हट गया। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस भी बिल्कुल वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, और जॉन्डिस ये है वाटर बॉर्न डिजीज। तो देखिए कितना आसान है, और ये बताइए कि किस बुक से, मतलब किस क्लास से उठाया गया है। तो सबसे पहला है डिजीज चैप्टर, आपका क्लास 9 में है। ओके, डिजीज चैप्टर आप 9 में आप क्लियरली जा करके देख सकते हैं कि 9 में ये टॉपिक ही डिस्कस किया गया है, ये जॉन्डिस के बारे में बताया गया है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया गया है। तो वहाँ से जॉन्डिस का क्वेश्चन उठाया गया है। देखिए इसके बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला है जो कभी कल आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चंस बन सकता है कि टीबी का टेस्ट को क्या कहते हैं। टीबी का जो टेस्ट होता है वो इसको इस टॉपिक से बुलाते हैं मैनटॉक्स टेस्ट, है ना, मैनटॉक्स स्किन टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ इसके बारे में लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेन कीवर्ड है, इससे बहुत स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि टीबी को कैसे टेस्ट किया जाता है। इसी तरह से एचआईवी एड्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट और कौन सा टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज कॉल्ड एलिसा टेस्ट, ओके। इसको हम लोग कहते हैं एलिसा टेस्ट। देखिए एलिसा का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ओके, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये हो गया एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एचआईवी इन्फेक्शंस को पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो एचआईवी इन्फेक्शन को पता लगाने की एलिसा टेस्ट हो गया, टीबी का पता लगाने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट हो गया, मैनटॉक्स टेस्ट हो गया। और एनिमल्स, रेबीज, रेबीज किस एनिमल्स में रेबीज है कि नहीं है, इसके लिए भी तैयार रहिए, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ओके, डीएफए टेस्ट, ओके। तो रेबीज के लिए जो है ये टर्म आपको, कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 है कंसीडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। देखिए इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, केवल आपका दिशा याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ कैसे ये अरेंज होता है। तो ये बहुत ही आसान है, इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर जो है वो भद्रा है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, सिकरी देवी है। ओके, ये आप नक्शे से और ज्योग्राफी के भी बुक में आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हमारे फील्ड का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टोमैक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। जो खाना जो हमारे पेट से निकलता है वो अब काइम के नाम से जाना जाता है, बोलस तो है नहीं, काइम बन गया। तो काइम जो होता है CHYM वो एसिडिक होता है, और एसिडिक फूड जो है वो आगे का रास्ता की ओर बढ़ेगा जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसको ड्यूडिनम में पहले गुजरना पड़ेगा, ड्यूडिनम से निकलना पड़ेगा। तो ड्यूडिनम में आते ही सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज होना पड़ता है। अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि ड्यूडिनम का सेल्स और साथ साथ में माइक्रोविलाइज जो प्रेजेंट हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पूरे डैमेज हो जाएंगे। तो इससे क्या हो, एब्जॉर्प्शन फंक्शंस को बिल्कुल डैमेज कर सकता है, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव इंजाइम्स काम नहीं करेंगे। साथ साथ में इस एरिया में जो है पैंक्रियाटिक एमिलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज, वो जो इंजाइम्स है पैंक्रियाज से जो निकल रहे हैं
वो भी यहाँ काम करेंगे। अगर एसिडिक होगा नहीं काम करेंगे, भाग जाएंगे। तो इस तरह से उनको भी सही काम करना है, क्योंकि फाइनल प्रूफ डाइजेशन जो है इस एरिया में होना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको याद होगा कि पैंक्रियाटिक जूस से वो तो होता नहीं है। ये तो खुद ही चाहता है कि न्यूट्रलाइज हो जाए। ये क्यों करेगा न्यूट्रलाइज? ये खुद न्यूट्रलाइज होगा तभी वर्क करेगा। ड्यूडिनल सिक्रेशन फिर वही हो गया। यहाँ पर भी ये इसका कभी हमने पढ़ा ही नहीं है ड्यूडिनल सिक्रेशन हो रहा है कहीं पर। ओके, लार्ज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन ऐसा भी नहीं है कोई टर्म। तो इसका मतलब ये सब टर्म बेकार दिया हुआ है। तो इसलिए ये दोनों ऐसे ही आउट हो गया। पैंक्रियाटिक जूस तो खुद ही चाह रहा है न्यूट्रलाइज होना, तो ये भी आउट हो गया। 3 आउट हो गया, तो चौथा तो जरूर लड़ जाएगा। तो यस, बाइल जूस। बाइल जूस में 2 सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और ये काफ़ी बेसिक होते हैं, काफ़ी बेसिक होते हैं ना। तो ये बेस एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट इन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही जरूरी है बाइल जूस का। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाया गया है? तो ये क्वेश्चंस बेसिकली क्लास 10 के न्यूट्रिशन चैप्टर जो डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है उससे उठाया गया। ये बहुत ही क्लियरली हम लोग वहाँ समझाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी इसे 2018 के बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली एक पिक्चर में देख लीजिए, बाइल यहाँ इस लीवर के बाइल गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर से होते होते ये बाइल देखिए इसी जगह पे आकर के इंटेस्टाइनल जूस पे यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल जूस जो है, पैंक्रियाटिक जूस जो है, तब जाकर के ये इस एरिया में रिएक्ट करेगा और आगे की रास्ता को दिखाएगा। तो एसिड काइम यहाँ आकर के न्यूट्रलाइज हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? बाइल के कारण। 2018 का 84 नंबर क्वेश्चंस आप वहां से निकालेंगे। तो 2018 के 84 नंबर क्वेश्चंस में फिर देखिए ग्रेविटी क्वेश्चंस का क्या है, क्या आपको उतना ज़्यादा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग इज रिसीव्ड बाई। तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हार्ट के किस पोर्शन में जाकर के मिलता है? तो हम लोग इसको बहुत ही क्लियरली हर कोई समझाता है, कोई भी स्कूल में वो क्यों ना हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना पढ़े। तो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर का बना होता है। तो इस चेम्बर को कहते हैं राइट ऑरिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो एरिया है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो आप समझ सकते हैं कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो लेफ्ट ऑरिकल में ही आएगा। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। और लेफ्ट वेंट्रिकल तो यहाँ है, वो खुद देगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। ये ऑप्शन राइट ऑरिकल बिल्कुल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, राइट वेंट्रिकल भी होगा। तो इस हिसाब से हमारा लेफ्ट ऑरिकल जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये इस डायग्राम को हर कोई जानता है। देखिए यहाँ रेड पोर्शन ये बता रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये है आपका लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा सर्कुलेशन चैप्टर यानी क्लास 10 के सर्कुलेशन चैप्टर से उठाया गया है। ये भी विदाउट एफर्ट आप जवाब दे सकते हैं अगर अच्छा से पढ़ के रखे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। इस साल के 85 नंबर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगा एक क्वेश्चन, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ क्या? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट। ये कितना आसान है, इतना आसान क्वेश्चंस जो है हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि एनडीए में इतने इजी इजी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। केवल आपको करना क्या है कि 8 9 10 का बुक्स को, एनसीईआरटी के बायोलॉजी बुक्स को बहुत अच्छे से रट लीजिए, और जो भी टीचर्स और जो भी गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, उनके हर बात को समझना है और याद रखना है। मेरा लॉजिक ये है कि एनसीईआरटी को आप बाइबल समझें और एनसीईआरटी के हर लाइन को आप पढ़ें, लाइन बाय लाइन स्टडी करें। लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से, मेरा अनुभव यही कहता है कि एक भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ट्रबल नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, ये एक चैलेंज है कि लाइन बाय लाइन बच्चे पढ़ते नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं या समरी निकाल लेते हैं या डायरेक्ट जो है एंड में जो की नोट्स, की वर्ड्स, या बहुत लोग जो है रेफरेंस बुक पे चले जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं। रेफरेंस बुक तभी फॉलो करेंगे जब आपका एनसीईआरटी बुक्स को लाइन बाय लाइन आप पढ़ लिए हो, तब जाकर के रेफरेंस बुक को फॉलो करें। ठीक है, तो रेफरेंस बुक नहीं आप फॉलो करें अभी, डायरेक्ट पहले एनसीईआरटी करें। तो देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ, यस आपने सही गेस करा, वाटर जब स्प्लिट होता है तभी ऑक्सीजन गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता है, ये आउट हो गया। ऑक्सीजन कैसे होगा? लाइट भी नहीं हो सकता। इतना इजी देखिए, एकदम लगता है कि
एकदम नॉर्मल 7-8 के हम एमसीक्यू में 7 क्लास 8 क्लास में ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चंस रिजर्व हो गया। देखिए फोटोसिंथेसिस भी बहुत ईजी है। वाटर देखिए एब्जॉर्ब होता है रूट से, और यहीं से देखिए वाटर ऑक्सीजन बना रहा है, देख रहे हैं वाटर क्लोरोफिल के होते हुए ऑक्सीजन बना रहा है। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई बहुत साइंस नहीं जुड़ा हुआ दिमाग का कि आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 फिर से एक बायो के क्वेश्चंस के फॉर्म में ये दिखा हम लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सर्किट, ये देखिए ये एकदम करेक्ट आपको क्लास 10 के बुक का क्वेश्चन है, एकदम क्लास 10 के बुक का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन किस चैप्टर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में है, यानी कि न्यूरॉन का चैप्टर जो है वो चैप्टर में हमारा जो है ये रिफ्लेक्स एक्शंस वाले चैप्टर में दिए गए हैं। ब्रेन के बाद इसको पढ़ना होता है, ये आप लोगों सबको बताया गया, ओके। तो या ये जो पोर्शन है इफेक्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरोस्पॉन। देखिए सबसे पहले कि पहले ऑर्गन को आप रिसेप्टर ऑर्गन क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, ओके। वो रिसीव करके नेचुरली हम लोग उसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन को ट्रांसफर कर देगा। सेंसरी न्यूरॉन, नॉट ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा। सेंसरी न्यूरॉन फिर जाकर के उसको भेज देगा स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन में नहीं जाता है सिग्नल। स्पाइनल कॉर्ड एक छोटा ब्रेन है जो कि सिग्नल को तुरंत जो है डाइवर्ट करके उसको मोटर न्यूरॉन को दे देगा, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन फिर जाकर के इफेक्टर मसल्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, मुझे तो ये बी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर न्यूरॉन है, रिसेप्टर है, ठीक है। बाकी कहीं ना कुछ सब में डेविएशन है, तो हमारा बी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस आया, चाहे वो कांटा चुभा है या गर्म कोई तवा छू दिए हो, तो रिसेप्टर ऑर्गन रिसीव करेगा और उसके बाद उसको सेंसरी न्यूरॉन भेजेगा। देखिए न्यूरॉन न्यूरॉन क्या करेगा, इंटर न्यूरॉन जो यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से वापस न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन की ओर भेज देगा। मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ से वो इफेक्ट हो रहा है तो वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन। तो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस को रेस्पॉन्स मिल गया। तो ये इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, और यहाँ पर भी हमने कुछ डिटेल लिखा है, आप इसको भी रीडिंग करके आप इससे भी डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 भी हमारा एनडीए के क्वेश्चन पेपर से निकला है, और इसमें भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर ए गिवन प्लांट इज रिप्रेजेंटेड एज एन in case of double fertilization, the zygote and the endosperm nucleus of a diploid plant would have how many sets of chromosomes respectively। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम लोग इसको फिर से कह दें कि ये क्लास 10 से उठाया गया है। क्लास 10 में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, और उसमें कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जाइगोट में और इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ये क्या होगा, तो जाइगोट तो नेचुरली 2n होता ही है। तो देखिए जाइगोट तो 2n है, तो 2n वाला आंसर पकड़ लेना है, एक ये है और एक ये है। तो 2n यहाँ ठीक है, जाइगोट में 2n मैच कर रहा है। तो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में 2n नहीं होता है, इंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड सेट हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के, ओके। तो ये डिप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड, तो देखिए ट्रिप्लॉइड यहाँ है 3n का क्रोमोसोम। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो ये समझाने के वक्त जो है अगर आप ध्यान दिए हो तो डिप्लॉयड जो हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, जहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हम लोग करके दिखाते हैं, तो उसमें जाइगोट को 2n के रूप में फॉर्म कराते हैं और एंडोस्पर्म को 3n, और ये धीरे धीरे ये तो क्या है, एक ऐसा सेल बनाता है जो कि आपको नॉरिशमेंट का काम करता है, जो सीड डैमेज ना हो, और एक एज के बाद ये फिर हट जाता है, ठीक है। ये सर्वाइव ज़्यादा देर नहीं, ये सिर्फ जब तक सीड डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, इंडोस्पर्म उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आप मरो नहीं, आप जिंदा रहो, ठीक है ना। चना वना देखते हो बोरे में बहुत दिन तक पड़ा रहता है ना। आम का बीज बाहर फेंक देते हैं, बहुत दिन तक पड़ा रहता है, फिर ग्रो करता है। तो इस तरह से इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये देखिए इंडोस्पर्म, तो ये वाला सेट में आप देख सकते हैं, देखिए विथ 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम साफ लिखा हुआ है। इंडोस्पर्म का मतलब हो गया ट्रिप्लॉइड, और डिप्लॉइड मतलब 2 सेट, जाइगोट का मतलब हो गया 2 सेट्स। देखिए यहाँ पर ये जाइगोट, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस है, ये हो गया, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंडोस्पर्म। देखिए इंडोस्पर्म
न्यूक्लियस 3n, है ना? तो इस जगह पे जो है डिप्लॉयड जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक एक सेल से एक क्रोमोसोम्स क्या बोलते हैं उसको, मेल न्यूक्लियस से रिएक्ट करके ट्रिप्लॉइड बनाता है, ठीक है ना? तो इसी को विशेष फोकस करना है, लड़के इसी जगह मिस करते हैं, क्योंकि ये तो जानते ही हैं कि एग प्लस स्पर्म दोनों मिलकर जाइगोट बनाएगा ही, लेकिन इस जगह पे स्टूडेंट्स हमेशा मिस कर जाते हैं, तो ये जगह ध्यान देने के लिए, ठीक है ना? डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्लस एक स्पर्म तब मिलके बनाता है आपका, ओके, स्पर्म न्यूक्लियस तब मिलके बनाता है आपका पोलर, दैट इज 3n न्यूक्लियस। तो आपको अच्छा लगा होगा। हमारा कुछ क्वेश्चंस का सेट है, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन रुक रुक करके कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। आपको ये एहसास आना चाहिए, ये मन में फीलिंग आना चाहिए कि एनडीए का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। अगर हम 7, 8, 9, 10 के बुक्स को थॉरोली पढ़ते जाए और मैं बताते चला जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चंस किस तरह है। कभी ऐसा लगे तो ज़रूर हम लोग डिस्कस करें कि देखिए ये क्वेश्चंस कहीं नहीं है। ऐसा कभी लगेगा ही नहीं, ठीक है? एनडीए, एनए, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी और इंडिया का सीबीएसई, ये सब क्या है? सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट बाहर से कोई इज़राइल से या पाकिस्तान से या चाइना से क्वेश्चंस तो मँगाएँगे नहीं। जो बनाएँगे, जो बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने 4 साल, 5 साल, उन्हीं से वो क्वेश्चंस बना के देते हैं। इसलिए आप लोग को जो भी पढ़ना है 7, 8, 9, 10 में, उतने को गंभीरता से पढ़ें, चाहे वो साइंस हो या एसएसटी हो, इंग्लिश हो। देखिएगा आपका एनए, एनडीए और एनए का एग्ज़ाम जो है बहुत तरीके से पार होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसी तरह के एक पर्टिकुलर ईयर के सेट्स को फॉलो करेंगे, और फिर से एक बार गहराई को देखना है, गहराई को समझना है कि क्या हम उस लेवल पे हैं कि नहीं, कि हमारा ये सब पोर्शन पढ़ा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चंस देख करके ये समझेंगे कि आगे और कितना पढ़ना है, ठीक है? तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। आप लोगों को जय हिंद कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।